गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। चलिए आज हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। मैंने अभी आपको कैदी और कोकिला, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है, उसका प्रथम भाग का वीडियो आपको दे दिया है। आज हम इसके द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि कवि को जो है कोयल की आवाज़ से क्या क्या अंदेशा होता है, क्या क्या वह आशंका प्रकट करता है, वह क्यों यहाँ पर आकर बोल रही है और वह किस जगह, कहाँ पर और कैसे रह रहे हैं, इसका वर्णन वह कोयल को करता है। अब वो अगली पंक्तियों में वर्ण क्या कह रहा है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। इन पंक्तियों में कवि ने कोयल के स्वर में निहित वेदना को बोझ के समान बताकर भारतीयों के मन में छुपी वेदना की तरफ इशारा किया है। क्यों हुक पड़ी अर्थात तुम अचानक क्यों बोल पड़ी, मुझे तुम्हारी आवाज़ कैसी लग रही है, वेदना, दुख भरी, और ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मन के अंदर कोई बोझ है जो तुम मेरे सामने यहाँ प्रकट करने आई हो। कोयल बोलो तो, इसीलिए कोयल बोलो तो। क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, तुम्हारा क्या लुट गया है, अर्थात आज मृदुल वैभव की रखवाली तुम कैसी मानी जाती हो। मृदुल वैभव मीठी और सुरीली आवाज़ के लिए तुम विख्यात हो, परंतु आज ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी उस आवाज़ को, सुरीली और मीठी आवाज़ को किसी ने लूट लिया हो। आज तुम्हारी आवाज़ कैसी लग रही है, वेदना वाली, बोझ के समान। इसीलिए कोयल बोलो तो, मुझे बताओ तो, आज तुम्हारी आवाज़ में इतना परिवर्तन क्यों आ गया है। कवि को ऐसा लगता है कि जैसे आज कोयल अपने मन की वेदना, अपना दुख और वेदना को मेरे सामने प्रकट करने आई है। इसीलिए वह कोयल से बार बार पूछता है कि हे कोयल, बताओ तुम्हारे ऊपर ऐसी क्या विपदा आई है जो तुम यहाँ मुझे बताने के लिए आ गई हो। अगली पंक्तियाँ इस प्रकार है, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। कवि कह रहा है, अब कवि यहाँ पर इन पंक्तियों में आशंका प्रकट कर रहा है कि कोयल के चीखने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब कवि को कोयल का बोलना अच्छा नहीं लग रहा। कैसा लग रहा है? चीखना लग रहा है। तो वो क्या पहले आशंका क्या प्रकट करता है, क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो जो अर्धरात्रि में चीखी, जो आधी रात में चीख रही हो यहाँ पर। अब यहाँ पर कोयल को की आवाज़, आधी रात में कोयल का इस प्रकार बोलना कवि को कैसा लग रहा है, अस्वाभाविक लगता है। इसी वजह से वह कहता है कि लगता है तुम बावली हो गई हो, पागल हो गई हो, जो आधी रात में यहाँ आकर चीख रही हो। कोयल बताओ तो, क्या पागल हो गई हो। दूसरा अंदेशा वो क्या लगाता है, किस दावानल की, किस दावानल की अर्थात दावानल कहते हैं जंगल में लगी आग। वो कहती हैं किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी हैं, क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग देख ली है जो सबको यहाँ बताने के लिए आ गई हो। अब यहाँ पर कवि ने जंगल की भयानक आग के रूप में अंग्रेजी शासन की यातनाओं की तरफ इशारा किया है। कवि कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोयल ने अंग्रेजी सरकार की हैवानियत देख ली है और चीख चीख कर वह सबको यह बताने का प्रयास कर रही है। क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ब्रिटिश राज का है गहना। वो कहते हैं कि तुम क्या मुझे जंजीरों में कैद हुआ नहीं देख सकती, इसलिए इतना चीख रही हो। हथकड़ियाँ क्यों, ये हैं ब्रिटिश राज का गहना। वो कहते हैं कि ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये तो ब्रिटिश जो शासन है, अंग्रेजों का जो शासन है, उनके द्वारा दिया हुआ हमें गहना है। अर्थात यह हमारे शरीर को सुशोभित कर रहा है। जिस प्रकार स्त्री के शरीर को गहने सुशोभित करते हैं, उसी प्रकार हमारे लिए यह एक हथकड़ियाँ जो है वो कैसी हैं, गहने के समान है। कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान। अब आप में से कुछ बच्चों ने कोल्हू देखा होगा जो गांव से रिलेटेड है। तो उन्होंने पहले था जो कोल्हू था एक
बीच में होता उसमें गन्ने डालते रहते थे, रस निकलता था, और एक बहुत बड़ा डंडा होता था जिससे किसी पशु को बांधकर उसे घुमाया जाता था। परंतु जो अंग्रेज थे वो पशुओं को न लगाकर जो स्वतंत्रता सेनानी को थे उन्हें बांधकर, उनके पेट के कपड़ा बांधकर उसके बांध देते और उनसे वह कोल्हू चलवाते थे। अब वो ऐसा इसलिए करवाते थे ताकि जो भारतीय हैं वो स्वतंत्रता की मांग को छोड़ दें। परंतु कवि क्या कह रहा है, कोल्हू का चरकचू जीवन की तान। वे कहते हैं कि कोल्हू का जो चलता है उसकी आवाज़ जो होती है वो हमारे लिए जीवन की तान यानी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हम इतना यातनाएं सहने के बाद भी अंग्रेजों के सामने झुकते नहीं हैं। अर्थात अब वो गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। गिट्टी मतलब जो पत्थर तोड़ते हैं, वो कहते हैं हमसे दिन भर पत्थर तोड़वाते हैं, लेकिन उन पत्थरों को तोड़ते हुए भी हमने उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गाने लिख दिए हैं। अर्थात हम उनसे बिल्कुल भी नहीं घबराते। वो चाहे हमें कितनी भी यातनाएं दे दें, हम उनके सामने नहीं झुकते हैं। हम अपनी भारत को स्वतंत्र करवा कर ही मानेंगे। हूँ मोट खींचता पेट पर जुआ। वो कहते हैं कि मैं अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू को चलाता हूँ। अब उससे मुझे ये पता है खाली करता हूँ ब्रिटिश खड़का कुआं। वो कहते हैं कि मैं इस तरह करके उनकी सारी यातनाओं को सहन करके और उनके सामने नहीं झुककर, जो उनकी अकड़ है, जो उनका अभिमान है, जो उनका हमारे प्रति यह है कि हम इन्हें जितनी अधिक यातनाएं देंगे ये इतनी जल्दी टूट जाएंगे, ऐसा कर कर मैं उनके इस अभिमान को तोड़ देता हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। कवि कह रहा है कि हम इतनी यातनाएं सहने के बाद भी अंग्रेजों के सामने नहीं झुक रहे हैं, जिससे उनकी अकड़ जरूर कम हो जाएगी। इस वजह से हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब का आत्मबल आ जाता है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती, ना ही हम रोते हैं। दिन में हमारे मन में अंग्रेजों के प्रति कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती, बल्कि क्या होता है और अधिक गुस्सा आता है। जगे क्यों रुलाने वाली, तू ऐसा क्यों जाग रही है कि हे रुलाने वाली। कौन है रुलाने वाली? तू यहाँ पर आकर क्यों रो रही है? इसीलिए रात में गजब ढाली। इसलिए मुझे पता चल गया है, शायद तुम्हें यह पता चल गया है कि अंग्रेज हम पर कितना जुल्म करते हैं और उस जुल्म को हम किस प्रकार सहन कर रहे हैं, उसकी सांत्वना देने ही शायद तुम मेरे यहाँ पर आई हो। परंतु तुम्हारा इस तरह रात को चीखना मेरे मन में और अधिक परेशानी उत्पन्न कर रहा है। अर्थात तुम्हारी इस प्रकार चीख सुनकर मेरा मन और अधिक व्याकुल हो रहा है। अभी आपने देखा कि कवि ने अपनी कितने मार्मिक स्थिति का वर्णन किया है। हमें जो आज़ादी, अभी हमने 15 अगस्त को अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। आप ये देखो, इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने कितने कष्ट सहे। आप इसी के माध्यम से समझने का प्रयास करें। कोल्हू चलाना कोई आसान बात नहीं है, और दिन रात काम करना, पत्थर तोड़ना, खाना पेट भरना मिलना, मारना पीटना, ये सब अंग्रेजों के लिए एक सामान्य बात थी। बाकी का अध्याय हम तीसरे भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।